Hey there, this is Pransh Verma and this is our next lecture on electrostatics. Okay, it might be last lecture on electrostatics और इस लेक्चर में अपन लोग एडवांस के क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है, एक एडवांस का क्वेश्चन मैंने खुद लिख भी रखा है यहाँ पे. ठीक है, और जेई 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं. हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या कह रहा है, E1, E2 और E3 ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हैं कि तीन अलग अलग चीज़ों की वजह से. पहला तो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से है, r डिस्टेंस पर है तीनों की तीनों. ठीक है, और किसकी वजह से है, पहला पॉइंट चार्ज q की वजह से है. ठीक, तो ये कोई पॉइंट चार्ज है जिससे r डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, उसकी इंटेंसिटी है. दूसरा क्या है, इन्फानाइटली लॉन्ग वायर, कोई लॉन्ग वायर है उससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है. और तीसरा आपको प्लेट दी हुई होगी जिससे r डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है. हो गए तीनों में बोल रहा है क्वेश्चन में कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3. देखो दिया. ठीक, यहाँ पर हमें एक चीज़ दी हुई है कि इसकी जो डेंसिटी है वो लैम्डा है और इसकी डेंसिटी जो है वो सिग्मा है. और क्यों दी हुई है, क्योंकि ताकि हम E1 E2 E3 की फॉर्मुलेट कर सकें. तो आप पता है E1 क्या हो सकता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r. E2 क्या होगा, फॉर्मूले याद रखना है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन r. और E3 क्या होगा, E3 क्या होगा भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के. इलेक्ट्रिक फील्ड ये होनी चाहिए और तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3. ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, E1 इक्वल टू E2 कर देते हैं, क्योंकि एक साथ हम दो चीज़ों को तो इक्वल लेके चल नहीं सकते, अलग अलग चीज़ों को ही इक्वल लेके चलेंगे. दो चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे इक्वल, सॉरी तीन चीज़ों को इक्वल लेके चल नहीं पाएंगे. तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल गोइंग टू बी फाइंड. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कटा पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, ये 2 टाइम कटा, ये कटा और r गया. यहाँ से मुझे q की वैल्यू मिली है 2 लैम्डा इंटू r, ये मिल गया क्या. ठीक है, तो q की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर. तो ये सिग्मा कहाँ से आ रहा होगा, E1 इक्वल टू E3 करके आ रहा होगा. ठीक है, तो चाहो तो आप कर सकते हो. मैं सीधा प्रोसेस पे आना चाहता हूँ, मैं आंसर देना चाहता हूँ आपको कौन सा आंसर होगा. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप तीनों को प्रोसेस कर सकते हो. E1 इक्वल टू E2, देन E2 इक्वल टू E3, देन E1 इक्वल टू E2, तीनों कर सकते हो आप. ठीक है, लेकिन मुझे पता है इसका आंसर क्या है, ये है इसका आंसर. ठीक, तो मैं वही करने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ ER/2. देखो आप सब ये सोच रहे होंगे कि पेपर में हमें कैसे पता चलेगा. बिल्कुल सही बात है, हमें क्या करना होता है, पेपर में प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा. ओके, अपने को क्या करना होगा, जैसे E1 इक्वल टू E2 निकाल दिया मैंने, उसके बाद आपको E2 इक्वल टू E3 निकालना होगा. ठीक है, क्योंकि आपको ये वाला टर्म जो मिलेगा ना, E2 इक्वल टू E3, सॉरी हाँ E2 इक्वल टू E3 से मिलेगा. ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन में पता चलेगा कि ये भी ऑप्शन गलत है. और देन आप E3 इक्वल टू E1 करोगे, जिससे आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये भी गलत है. ओके, आपको इतना करने के बाद, इतना 3 प्रोसेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों तो है नहीं. इन दोनों के लिए हमें ट्राई करना होगा. इन दोनों के लिए हमें कैसे ट्राई करना है, इन दोनों के लिए हमें ट्राई कैसे करना है, देखो यहाँ पे ER है, यहाँ पे R/2 है. तो कुछ नहीं करना है, E1 के फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, R/2. R की जगह क्या रखना है, R/2. तो R/2 रखूँगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 ऊपर हो जाएगा, है ना. थोड़ा सा तो तेज करना पड़ेगा इसको, है ना. और ऐसे ही यदि मैं E2 निकालूँ तो E2 क्या होगा, E2 निकालूँ ही तो कितना आएगा, देखो जरा, सॉरी E3 है तो E2 ये रहा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, R की जगह R/2. ओके, नाउ लेट्स सी. एक काम करते हैं, इसको जरा साइड में रखते हैं, E2 को अभी कोने में रखते हैं और E1 पे फोकस करते हैं. E1 की वैल्यू जो है R/2 पर
हमारी आ चुकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/r²। क्यू, मैंने क्यू की वैल्यू क्या निकाली है 2 × लैम्डा × r निकाल लिया ना यहाँ से 2 × लैम्डा × r। अब देखो यहाँ से इस 4 से यदि ये 4 काट दो, ठीक है, तो देखो क्या बचता है 2 को इधर रखो, ये r से ये भी r कट गया, पाई × एप्सिलॉन नॉट × लैम्डा/r। यहाँ से यदि ये 2 से 2 काट दो तो क्या यही बच रहा है क्या 1/π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा/r, 1/π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा/r। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन आसान है, लेकिन अपने को थोड़ा सा प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा। देखो एडवांस के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, एडवांस के क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, तो आप लंबा प्रोसेस ही यूज़ करते हैं एडवांस के क्वेश्चन में, आप ट्रिक यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। क्यों नहीं यूज़ करना पसंद करते हैं एडवांस के क्वेश्चन में? क्योंकि ट्रिक होती हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होती हैं कि इस कंडीशन पे लगेगी, उस कंडीशन पे लगेगी। यदि कंडीशन बदल गई, बच्चों को जल्दी जल्दी पता नहीं चलता कि कब कंडीशन बदल जाएगी। ओके, तो ट्रिक के लिए हमें क्या करना है कि हमें टाइम लगाना है, पहले अच्छे से सीख लो लंबा प्रोसेस, ठीक है। जब आप लंबा प्रोसेस सीख लोगे तो उसके बाद छोटी छोटी ट्रिक्स आप खुद बना लोगे। ओके, हम भी खुद बना सकते हैं ट्रिक, ठीक है। तो ये जो ट्रिक सीखने का टाइम होता है वो साल के लास्ट में होता है, जब पेपर आने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे 2 महीना पहले हम ट्रिक सीखते हैं क्या क्या होती है ट्रिक्स। ओके, लेकिन तब तक हम पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। जिसके कॉन्सेप्ट सही होता है उसी की ट्रिक बनती है, याद रखना। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। तो क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या था, एक पॉइंट चार्ज था जिससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एक वायर था जिससे r डिस्टेंस पर E2 और एक प्लेट थी जिससे r डिस्टेंस पर E3 था। तीनों के फॉर्मूले हमें पता है। E1 का फॉर्मूला तो सबसे आसान है, E2 का फॉर्मूला हमें याद रखना है, E3 का भी याद रखना है। मैंने गॉस लॉ में कराया था, सबसे लास्ट डेरिवेशन, सॉरी सेकंड लास्ट ये था और थर्ड लास्ट ये था, ठीक। तो इनको कराया, इनको इक्वेट करा, पहले को दूसरे को इक्वेट करा, देन मैं सीधे सीधे आंसर पे गया हूँ। मैं ज़्यादा फर्दर क्वेश्चन पे नहीं गया। E1 इक्वल टू क्या कर दिया, E1r/2 इक्वल टू E2r/2 कर दिया, तो और आंसर आ गया सीधे सीधे, कोई मगजमारी हमें करनी पड़ेगी नहीं। ओके, तो ये JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट और अगला क्वेश्चन उतारते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन करें। मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा, ठीक है। देखो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने SHM पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये मेरी आशा है आप लोगों ने SHM तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो SHM से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg, ठीक है, एंड चार्ज 1 कूलम। अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम इज initially at rest, is initially at rest, ठीक है। now at t equal to 0, at t equal to 0 t equal to 0 influence in the electric field, it feeds electric field E equal to दिया हुआ है E0 sin ओमेगा t, ओके। तो साइन ओमेगा टी, एट टी इक्वल टू 0 पे ये फील करता है, ओके।
देखो मैंने इसीलिए बोला था SHM पढ़ा रखा होगा। ओके, तो हमारे से पूछा है, हमारे को दिया है वेयर E नॉट इक्वल टू, ये E नॉट कितना है, वेयर E नॉट इक्वल टू कितना है, 1 Newton per Coulomb and omega equal to 10 to the power 3 radian per second। ओके, नाउ अपने को क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर मिले हुए हैं आपके। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर मिले हुए हैं, आपका SHM मिला हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक मिला हुआ है। ठीक है, देखो मास दिया है आपको, चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं छोड़ा आपको, ओमेगा भी दे दिया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये इक्वेशन किसकी है, SHM की। आप लोगों ने SHM पढ़ा हुआ होगा, मेरे साथ मैं पूरी की पूरी उम्मीद लगा बैठा हूँ कि आपने जो SHM है वो पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू क्या था, x इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ था, या x इक्वल टू क्या था, x नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये थी इक्वेशन। तो उसकी वेव की इक्वेशन लिख रहा था। ठीक, तो x इक्वल टू क्या था, x नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये ऐसी इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो ऐसी ही इक्वेशन यहाँ पे है। तो हमें पता चल रही है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, SHM कर रही है। क्या कर रही है, SHM कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो पार्टिकल को भी क्या कराएगी, SHM कराएगी। उस पर जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो कैसा लगेगा, SHM करता हुआ लगेगा, ऐसे। ठीक, ऐसे ही था ना। अब देखो उसने क्या बोला है, t इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट होता है, ये कहानी सारी स्टार्ट कहाँ पे होती है, t इक्वल टू 0 पे। ओके, तो और जो मतलब t इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या है, t इक्वल टू 0 पे 0 है। ओके, और t इक्वल टू समथिंग पे हमें पता है t इक्वल टू कितने पे होगा वो। ठीक है, t इक्वल टू समथिंग पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। आपको पता है वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है किसी भी SHM पार्टिकल की, जब वो यहाँ से उल्टा होके अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है। हाँ या ना, इतने में वो कितना एंगल कवर कर लेगा, कितना एंगल कवर कर लेगा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 90, ये 180, ये फिर 270, ये 360, तो मतलब कितना कवर कर लेगा एक बार में, ये मैक्स पहली बार होने में 180 डिग्री पाई, कितना कवर कर लेगा, पाई। ओके, क्लियर है इतना, चलो, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो अब लोगों को पता है कुछ चीज़ें, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिए हुए है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा भाई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना, ये होगा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की आप वैल्यू लिख सकते हो, E नॉट साइन ओमेगा टी, ये फोर्स हो गया। ओके, जब भी हमारा पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी पे होता है, जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यहाँ पे कितनी होती है, 0 होती है, यहाँ पे कितनी होती है, 0 होती है। हाँ या ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, आई थिंक सो, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0, कितना हो जाता है, 0। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाता है, 0। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मैक्स होगा। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मैक्स होगा। ये SHM में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 0, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्स है, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी है। तो मुझे क्या करना होगा, फोर्स को क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए हटा रहा हूँ इसको, ये केवल और केवल आपकी मेमोरी के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहते हैं वो उसको 0 रख के भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ओके, अपने को बस केवल एक लिमिटेशन चाहिए इन चीज़ों के लिए। ठीक है, टू फाइंड, या ऐसे लिखो, एट
वी मैक्स फोर्स इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, चलिए खैर छोड़िए, आप एक चीज़ और जानते हो, ठीक है, एक चीज़ और जानते हो कि इस समय इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया ग्रेविटी है या ये है या वो है, कुछ है नहीं। तो अपन लोग ये मान सकते हैं कि जो ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ही एक सिंगल फोर्स है। मैंने ये लाइन स्किप कर दी थी, क्वेश्चन में ये लाइन की थी कि ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वर्किंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है। तो यदि ये नेट फोर्स ही केवल एक केवल फोर्स है, सॉरी फोर्स केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, नेट फोर्स बोलेंगे बॉडी पे, इसी को क्या बोलेंगे, नेट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ नेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × E/m sin ओमेगा t, ओके। नाउ क्या मैं एक्सेलरेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dv/dt, बता दो मेरे को जल्दी से। भाई ये एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। या फिर dv क्या होगा, a × dt, हाँ या ना, एक्सेलरेशन इंटू dt है ना, और v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अब हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनते जाओ, बस कुछ पाओगे ही, कुछ समझोगे नहीं चीज़। देखिए, मैंने कल भी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे बताया था कि जब भी फोर्स वेरिएबल होगा, क्या होगा, फोर्स वेरिएबल होगा, तो आपको फंक्शन बना के इंटीग्रेशन करना ही होगा क्वेश्चन में, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और यहाँ पे भी देखो फोर्स क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, साइन का फंक्शन पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स भी डिपेंड कर रहा है उसी फंक्शन पे, और इसीलिए फोर्स कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी जीरो हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, ओके। तो यहाँ से आपको समझना है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। अब देखो जरा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन लोग, लिमिट यहीं लगा दे रहा हूँ मैं, स्टेप कम हो जाएगा। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, जहाँ से t = 0 था, इसका इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, मतलब t = 0, t = 0 पर बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, है ना, तो मतलब 0 थी। और आपको पता है वी मैक्स कब होगा, वी मैक्स कब होगा, कब होगा, जब हमारा एंगल कितना हो जाएगा, पाई, बताया था, नहीं याद है तो पीछे घुमाओ, देखो पाई एंगल पे, ये बताया था ना अभी, यहाँ से चला 90 और 80, तो वी मैक्स कहाँ पे होगा, पाई पे, ओके। हमें पता है एंगल, ठीक है, हमें पता है ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है शायद, तो टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/ओमेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे किसकी लिमिट रखनी थी मुझे, टी की वैल्यू रखनी थी, कितनी देर बाद, आफ्टर पाई एंगल बाद, तो पाई एंगल बाद कितनी वैल्यू होगी, π/ओमेगा। हालांकि ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, लेकिन अभी नहीं लिखते, अभी रुक जाओ, थम जाओ जरा। यहाँ से v का इंटीग्रेशन करोगे तो Vm - V0 हो जाएगा, Vm - V0 इक्वल्स टू 0 × π/ओमेगा। ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है भाई, Q(E0/m) × sin ओमेगा t × dt, ओके। ये Vm हो गया इधर, V मैक्स, Q बाहर, E बाहर, E0 है, M बाहर, साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा गणित कहता है cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होना चाहिए, ओके। तो cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इंटू π/ओमेगा और 0 तक, ठीक। चलिए, अब क्या रखनी है, लिमिट रखनी है, -Q(E0/m), माइनस को मैंने बाहर ले लिया, ओके, ओमेगा को चलो बाहर ले रहा हूँ, cos ओमेगा टी, cos ओमेगा अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट बाद में, ओके, -Q(E0/m) ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, ये ओमेगा से ओमेगा का cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1,
कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है -1, ओके, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2q/E0/m ओमेगा। क्लियर है इतना? यदि इतना क्लियर है तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। जाओ, v की वैल्यू क्या आ गई, v की मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटू q की वैल्यू क्या दी हुई है भाई 10 1 कूलम इंटू E0 की वैल्यू क्या दी हुई है 1 न्यूटन पर कूलम। मास की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू 10⁻, ये 1 हुआ, क्या बचा, केवल और केवल 2 बचा। क्वेश्चन आसान, इसमें तो कोई हिट एंड ट्राई नहीं करना था क्योंकि आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए हुए थे इस क्वेश्चन में। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करके देना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना था आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है कि ई की वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी। अपन लोगों ने ई का फंक्शन लिखा, फिर फोर्स की वैल्यू निकाली। फोर्स की वैल्यू जब 0 होनी चाहिए, कब, जब वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो मैंने समझाया आपको कैसे, ठीक है। यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी इसको पॉज मार देना, इस क्वेश्चन को स्किप मार देना, आगे का क्वेश्चन करना, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोगों ने, और यदि पढ़ा हुआ तो आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वर्किंग, ओके। देन एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा, हमने एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी m/a अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। ए की वैल्यू हो जाएगी ये। देन वी नो एक्सेलरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट हमने कैसे रखी वो आपको समझ में आया। जब बॉडी रेस्ट में थी टाइम इक्वल टू 0 पे, तो वेलोसिटी क्या थी 0 थी, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम हुई तो उतने टाइम पे कितना टाइम था हमने यहाँ पे निकाला, थीटा इक्वल टू पाई था। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस समय पाई था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, थीटा अपॉन टी। थीटा की वैल्यू यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो गई, थीटा अपॉन ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। हमने वो लिमिट रख दी और आंसर फाइंड कर दिया। समझ में आ गया होगा? चलिए स्क्रीनशॉट लो, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जो ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है ये भी जेईई एडवांस 2014 का था, ओके। 2014 का था या 18 का था, सॉरी। ये क्वेश्चन जो भी कराया अभी लास्ट टाइम, ओके। सारे क्वेश्चन एडवांस के ही उठा कराया मैं इस बार आज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये 2014 का है, ठीक है। इसमें 3 सॉलिड्स दिए गए हैं, ठीक है। देयर आर 3 solid sphere of radius r/2, r, 2r, ठीक है। as shown in figure। एक फिगर है जो दी हुई है हमें, उसमें हमें ये दिया हुआ है, ओके। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि Q2Q and 4Q, and these spheres are charged with Q, 2Q and 4Q, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ओके। There is a point P which is r distance away from
आर सेंटर ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, स्फीयर्स के सेंटर से आर डिस्टेंस अवे है एज शोन इन फिगर। शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया है E1, E2 and E3 are the electric field at point P, ठीक, due to the spheres। स्फीयर्स की वजह से इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 है। देन ऑप्शन नंबर 1 E1 is greater than E2 is greater than E3, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है E1, E2, E3, ये हो गया पहला ऑप्शन। E3 is greater than E1 greater than E2। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है E2 is greater than E1 is greater than E3, और लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है E3 is greater than E2 is greater than E1। ओके, सी और डी, ठीक है। ओके, और हम फिगर देख लेते हैं। जो फिगर दी गई, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r/2। देखो तीनों के केस अलग अलग है। ये कोई पॉइंट P है जो इसकी डिस्टेंस से कितना दूर है, r डिस्टेंस। कई बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या है क्या नहीं है। एक पॉइंट है P जो इससे कितने डिस्टेंस पर है, r पर है। इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे कितना है 2Q, और सबसे बड़ा स्फीयर ये है जिसकी रेडियस कितनी है 2r, और इससे कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट P है, r डिस्टेंस पर ये सेंटर है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है 4Q। ओके, व्हाट यू हैव टू डू is to find a relation between E1, E2 and E3। Let's do this। Make me this video pause and do this question, try this question, ठीक है। और फिर हम आंसर देखते हैं 2014 JEE एडवांस, ठीक है। आंसर देखें, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं करना था, पता नहीं इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया एडवांस में। E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो इससे r डिस्टेंस पर एक है बस हमारा, और कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा भाई 1/4 ε0, इसको K भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर चार्ज कितना है Q अपॉन कितना डिस्टेंस पर r², काम करो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, E2 की वैल्यू क्या होगी, वो भी सिंपल है 1/4 ε0, चार्ज कितना है 2Q अपॉन कितना डिस्टेंस है r², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए E3 ये प्रॉब्लम करेंगे 1/4 ε0। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो किस में है, स्फीयर के अंदर ही है। तो इस पे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट के अंदर वाले चार्ज की वजह से होगी। ये जो है ये तो एक तरीके से शेल की तरह काम करेगा ना। बाहर वाला जो एरिया होगा, बाहर वाला जो चार्ज होगा वो किस तरीके से काम करेगा, शेल की तरह काम करेगा। और आपको याद होगा मैंने लास्ट डेरिवेशन कराया था कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। ओके, तो यहाँ से अपन लोग देखेंगे कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो केवल और केवल अंदर वाला जो स्फीयर है, अंदर वाला जो रेडियस है उसकी वजह से जो चार्ज होगा वो होगा। तो अंदर वाला जो चार्ज होगा वो कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, इसका चार्ज डेंसिटी निकालो, वो रो हो जाएगी। और टू कर दो किससे, इसके क्या बोले इसको, स्मॉल आर लिया हुआ ना, कैपिटल आर, यहाँ पर तो छेद दिया, कैसा दिया हुआ मैंने, कैपिटल आर लिया हुआ, अच्छा यहाँ पर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई, इसके अंदर वाले स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, चार्ज डेंसिटी को, तो हमें अंदर वाले स्फीयर का चार्ज मिल जाएगा, बाहर वाला चार्ज हट जाएगा। अब चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, बाहर वाले का पूरे का टोटल चार्ज लेंगे
और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, बड़े वाले वॉल्यूम से। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई कटा, ठीक है, क्या बचा, r³ से r³ कट जाएगा, q/8। कितना है आपके q की वैल्यू, q/8। ओके, नाउ यहाँ पे पुट करेंगे अपन लोग, q की जगह क्या पुट करेंगे, q/8 पुट करेंगे, और नीचे डिस्टेंस कितना होगा, r² आएगा। ओके, हाँ तो देख पा रहे हो 1/8 को यहाँ पे रख दूँगा, 4πε0 q/r²। ये किसकी वैल्यू आई है, E3 की। देखो जरा, क्या देखो जरा यहाँ पे E1 है ये तो सब में कांस्टेंट है, 1.45 सब में कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, इसको टैग करो। Q भी कांस्टेंट है, Q भी हमें हर किसी में है, ठीक है, तो उसको भी हटाओ, r² भी। देखो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है कि E2 इज द ट्वाइस ऑफ E1, इसका मतलब E2 सबसे पहले, फिर E3 इज 1/8 इक्वल टू इंटू E1, मतलब E1 बाद में, और सबसे लास्ट में E3। जो भी ऑप्शन था ये लगा तो मैंने मिटा दिया काम करता। ये था क्वेश्चन, समझ में आया। इस टाइप का डेरिवेशन एक ग्रेविटेशन में किया होगा, आपने पढ़ा हो तो, ग्रेविटेशन नहीं किया होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे बाद में भाई, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन करा होगा। तो हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ओके, इसमें भी यही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। उसको इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा, काम खत्म कर दिया। हमें दो स्फीयर्स दिए हुए फिर से, रेडियस 2r और r, ठीक है, 2r और r के बीच में चार्ज है हमारा, having uniform charge density σ1 and σ2। ओके, टू spheres of radius r and 2r having uniform charge density σ1 and σ2 are अच्छा, सिग्मा से याद आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आर इन सच। ओके, आगे लिखा है, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट P, ठीक, देयर इज अ पॉइंट P which is, ओके इसकी बत्ती चली गई यार, which is 2r distance from the center of first sphere। पहले स्फीयर से उतार दो, स्फीयर में पहले स्फीयर से 2r डिस्टेंस पर है, along the line joining the centers of the spheres। ओके, दिया हुआ है
0 क्या हो जाएगा इसमें, तो अच्छा ये दिया है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, there is a point along the line journey that two spheres center, ओके, मुझे पता है मैंने ग्रेविटिकल मिस्टेक की लेकिन फिर मैं ठीक हूँ। हाँ, दो स्फीयर्स हैं, उनके सेंटर को जोड़ती हुई एक लाइन है जिसमें पॉइंट पी है, और एट दिस पॉइंट the net electric field is 0, then ratio between सिग्मा अपॉन सिग्मा, ये पूछो, ठीक है। तो क्या करने का अपने को, कुछ भी नहीं करना है, कोई खास चीज़ है नहीं इस क्वेश्चन में। आपको दो स्फीयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक की रेडियस r है, एक की 2r है, और दोनों कैसे हैं, टच कर रहे हैं, ऐसे कर रहे होंगे, ओके। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और इसी लाइन में कहीं आगे इससे कितनी डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर ये r है, ओके, ये r हो गई और ये हो गई 2r, ओके। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है, ओके। तो अपने को पता करना है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इनका अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देनी है, कट कर देनी है। इसका मतलब E1 इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा, E1 इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा। तो बस अब E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी चार्ज डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r3, ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका चार्ज, टोटल चार्ज जो हमारा छोटे वाले स्फीयर पे है, अपॉन जो उसकी डिस्टेंस होगी। तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ये r, ये 2r, तो कितनी होगी, 3r, तो 3r इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/1/2, ओके, और 4/3 पाई इसकी कितनी है, 2r का होल क्यूब अपॉन कितना डिस्टेंस आएगा, अब देखो 2r कितना हो गया, ये भाई 2r ये हो गया, ओके, और ये 2r हो गया, टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा ये, ओके। रुको मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ, फ्रॉम द सेंटर दिया भाई, ये फ्रॉम द सेंटर दिया, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई भाई, ये जो डिस्टेंस दी है ना बाहर वाली, ये डिस्टेंस 2r दी है, ओके। तो यहाँ पे जो हमने 2 3 ले लिया ना, वो 2r ही है, ओके। हाँ, तो ये 2r, ये भाई ये 2r हो गई इतनी, ये r हो गई 3r, और ये 2r, तो 3 और 2 5r का होल स्क्वायर, ओके। कुछ कट रहा है, काट दो, 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई काटे गए, ओके। और यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे 2r क्यूब है, चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। 6 रो इंटू r क्यूब अपॉन नीचे क्या है, इसका स्क्वायर होगा 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इधर देखो, इधर है √2 इंटू ये कितना हो जाएगा 8r क्यूब अपॉन 25r स्क्वायर, ओके। अब देखो कट रहा है, सब कुछ कट गया है, r क्यूब r स्क्वायर r क्यूब, ओके। अब यहाँ से √1 अपॉन √2 निकाल तो कितना हो जाएगा, √1 अपॉन √2, इसको उधर भेजो, 8 × 4 अपॉन 25
दैट इज कॉल्ड 32/25। 8 चौक 32 होता है ना, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन दिए हुए कहीं मैंने ऑप्शन लिखे नहीं इस क्वेश्चन के, ओके, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जा रहा था। तो क्वेश्चन कैसा था? आसान था। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, दोनों की हमारे को डेंसिटी दी हुई थी, ठीक है। तो हमें पता है, मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जब पढ़ाया था, तो चार्ज कैसे निकालते हैं डेंसिटी से, है ना, बताया था ना। यदि ये दिया हुआ है तो क्यू कितना हो जाएगा, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई और उसकी रेडियस का क्यूब, ठीक। तो वही फॉर्मूला लगा, यहाँ पे r³ था, यहाँ पे कितनी रेडियस है 2 है, तो 2r³ हो गया, ओके। नीचे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखते हैं पॉइंट से। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, हमें जो डिस्टेंस दी हुई है 2r वो सेंटर से दी हुई थी, इसके स्फीयर के सेंटर से दी हुई थी, मैंने यहाँ से ली थी, तो गलत थी की थी, उसको मैंने करेक्शन कर दी, सेंटर से ले ली 2r, ओके। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये तो 2r² हो गई, लेकिन ये टोटल कितनी हो गई 2r इतनी, ये r इतनी 3r और ये 2r इतनी 5r, तो उसका स्क्वायर कर दिया और हमने सिग्मा ρ1 एंड ρ2 के बीच में रेशो निकाल दिया, ओके। तो फिलहाल के लिए तो अपन लोग यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से करने हैं, और क्वेश्चन मुझे पता भी है कि आपके पास और भी क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करो, कई सारे जितने सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतने ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो कल से मैं करने वाला स्टार्ट हूँ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट, जो आपके 12th में है भी, कई सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं, तो उसको अपन लोग स्टार्ट करेंगे कल को। और मैंने जो एक क्वेश्चन दिए हुए थे कुछ क्वेश्चंस उनके, हाँ मैं देखा, लेकिन देखो वो आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक थी जिसके क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, तो उसके क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए, तो मेरी मिस्टेक नहीं है, वो बुक की मिस्टेक है, हाँ। लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर ना आने की वजह से दुखी ना हो, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करके दो। जब तक मुझे अभी 3 के ही आंसर आए हैं, तो कम से कम 7-8 के तो आंसर है ना, जब तक मेरे को बच्चे नहीं भेजते हैं तब तक मैं उनको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, 1-2 दिन रुक रहा हूँ, उसके बाद आप मेरे को भेजो आंसर, मैं सॉल्व देखता हूँ किस किस ने कितना क्वेश्चन सही किया, और फिर मैं आपको उनका सॉल्यूशन दूंगा। और जो मेरा वो घड़ी वाला क्वेश्चन रहा है ना, तो उसका आंसर किसी ने भी सही से नहीं दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए देखो उसमें क्या था, FBD का आपने सही से यूज़ नहीं करा, एक बच्चे ने सही आंसर निकाल भी दिया, सही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6 था, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो 6k e² इस तरफ आएगा, बिल्कुल सही किया था, है ना। एक की तरफ आएगा यहाँ पे 6k e², ओके। 2 की तरफ भी आएगा 6k e², 3 की तरफ भी आएगा 6k e², है ना। 4 की तरफ भी आएगा और 5 की तरफ भी आएगा 6k e², ओके। हाँ, अपने को ये लाइन छोड़ो, इस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा, ठीक है। ये होगा मेरे ख्याल से आपका F7 का, ठीक है, F7-1 बोल देते हैं इसको, है ना। ये होगा F8-2, ये होगा F3-9, ये होगा आपका F4-10, और ये होगा F5-11, ठीक, और ये हो जाएगा F12-6, ओके। तो देखो जरा ये सब चीज़ें आपकी दिख रही हैं, ओके। यहाँ से आप देख पा रहे हो यार, इतने सारे फोर्सेज हैं, इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। सबके एंगल देखो, एंगल कितना होगा, और जैसी बात है, ये कितना है, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 होता है ना, यहाँ पे 3 होता है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के 3 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 इक्वल पार्ट होंगे, तो ये हर एंगल कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 पे होगा, ये कितने पे होगा, ये भी 30 पे होगा, ये कितने पे होगा 60 पे होगा, हाँ यार। तो इनके फैक्टर कर दो, इनके किस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फैक्टर्स कर दो, ठीक है। कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे, जैसे इन दोनों के कहाँ जाएंगे ऊपर, इन दोनों के कहाँ जाएंगे नीचे, हाँ या ना। और इनके वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट होंगे, इसका और इसका, इसका और इसका, ये एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, केवल वाई एक्सिस में ये कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट आएगा, और इनके इसके 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 सब के एक्स एक्सिस के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उनको समझते जाओ, सुनते जाओ, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैं यहीं रोक रहा हूँ उसको, आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दूँगा मैं आपको।
तो लेक्चर को ख़त्म यहीं करते हैं। आज चार क्वेश्चन हमने एडवांस के किए हैं और एडवांस के क्वेश्चन करना मतलब आप यदि समझ में आ गए चारों क्वेश्चन तो आपने कम से कम कुछ मेहनत तो कर लिया। ठीक, तो प्रोग्रेस आपका हो रहा है, धीरे धीरे आपका आगे प्रोग्रेस और होता भी जाएगा और अपन लोग हर टॉपिक के एडवांस के क्वेश्चन जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू।